साथियों, इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी के अंदर जो नई भर्तियाँ आई हैं, वो सब बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन पूरे नोटिफ़िकेशन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, वो सब जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगा। कब अप्लाई होगा, कब सिलेबस इसका रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा के अंदर ये ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है और ये काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13,536 पद यहाँ पर आपको देख पाएँगे और इसमें जो उम्र है, वो 18 से 42 साल तक है, 42 और योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। मतलब अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उम्र में आप देख सकते हैं 18 से 42 है। मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी के हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी के हैं, कहीं से में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल क्या है नोटिफ़िकेशन में वो ज़रूर बताऊँगा। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो आरपीएफ के ऊपर आने वाली है, जो सब इंस्पेक्टर का जो गीत गाया जा रहा है कि इसकी भर्ती 9,000 और 10,000 पदों पर आएगा। उसका ऑफिशियल ट्वीट आया है, वो उसके ऊपर क्या नया अपडेट है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। बट फिलहाल में आप इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में पता करिएगा। अब देखिए ये नोटिफ़िकेशन आप सबके सामने है और ये आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइज़मेंट नंबर दे रखा है, हरियाणा सिलेक्शन कमीशन दे रखा है। इट डज़ नॉट मीन दैट अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप सिर्फ़ हरियाणा से हैं तभी फॉर्म भर पाएँगे, किसी भी राज्य के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहली बात एकदम क्लियर हो जाती है। कुछ डेट हैं, ज़रूरी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये नोटिफ़िकेशन 30 तारीख को जो है पब्लिक हुआ था। इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा वो 5 जून से हो जाएगा। और लास्ट डेट है इसकी 26 यानी कि यू हैव 21 डेज 21 दिन का समय है फॉर्म भरने का। इसके साथ में क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस और पैसा यानी फीस भरने का जो इसमें टाइम दे रखा है वो दे रखा है 30 जून तक। यानी 5 जून से चालू हो जाएगा, 26 जून तक चलेगा और 30 जून तक आप अपना फीस भर सकते हैं। ठीक है, ये 3 डेट है जो आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि आपने 10वीं कर रखा है भारतवर्ष में किसी भी कहीं से भी, लेकिन एक कंडीशन है कि जो आपने 10वीं कर रखा है उसके अंदर एक सब्जेक्ट या तो हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रुप डी के अंदर जो ये पोस्ट हैं वो इसमें जो लिखी हुई बातें वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सीधी-सीधी बात यहाँ पर लिखी गई है कि ऑल ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट स्वीपर्स स्वीपर्स चौकीदार एंड स्वीपर कम चौकीदार, यानी इन पदों को छोड़ करके बाकी जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट हैं उन सब पर जो है आपको पोस्टेड किया जाएगा। मतलब इसका कतई ये नहीं है, आपको मैं बता दूं स्वीपर की जॉब नहीं मिलेगी, चौकीदार आपको नहीं बनाया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम ग्रुप डी में लग जाएंगे और हमको चौकीदार या स्वीपर या झाड़ू पोंछा वाला बना दिया जाएगा। नहीं बनाया जाएगा। देखो स्पेशल लिखा हुआ ना एक्सेप्ट, मतलब इन चीजों को छोड़ करके। ओके, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, आपको ये चीजें जो है आपके लिए जरूरी हैं। अब देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए जो वैकेंसी है वो 13,536 पोस्ट है ग्रुप डी के लिए इन वेरियस डिपार्टमेंट कमीशंस बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस अथॉरिटीज एजेंसीज कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। मतलब हरियाणा के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ग्रुप जिनमें ग्रुप डी से जो है चयनित किया जाता है, उसमें नौकरी ली जाती है। तो ऐसे में सिर्फ आप रिटन बेस यानी सिर्फ पेपर के आधार पर जिसका लेवल 10वीं क्लास होगा और आप इसका फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, आपका नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप आसानी से बहुत अच्छी जो है नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कॉमन फॉर ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट, ये सब मैंने बता रखा है और ये भी मैंने बता दिया कि 10वीं होना जरूरी है, 10th में संस्कृत या हिंदी में से एक होना जरूरी है, दोनों है तो भी चलेगा। उम्र 18 से 42 साल है और पे जो है यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो आपका बेसिक पे रहेगा 16,900 से लेकर के 53,500, यानी कि जब आप नौकरी लग जाएंगे तो लगभग आपका 25-26 हज़ार आपका बनता है। वो इसमें अलग से अलाउंसेस वगैरह जोड़ करके आपका इतना सैलरी जो है वो आराम से बन जाएगा। तो मतलब सैलरी भी कम नहीं है और ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जब इसका फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर इसका जो फीस मांगा गया है वो आप देख लीजिएगा। सीधा लिखा हुआ है ओनली फ्रेश कैंडिडेट हैव टू पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एज अंडर, यानी रजिस्ट्रेशन फीस जब आपने अगर कभी भी हरियाणा का अगर कोई फॉर्म नहीं भरा है तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो कितना क्या कुछ है वो आप देख लीजिएगा, आपको भरना पड़ता है। इसके साथ ही में बहुत दो चीजें यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखी हुई हैं और दोनों चीजें एकदम अलग हैं। मतलब हु है, देखिए यहाँ पर पहले आप देखिएगा, यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपके लिए ये वाला कॉलम है, यानी हु प्रोवाइड पीपी नंबर या आधार नंबर, यानी जो भी फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नंबर डाल करके यानी आधार कार्ड से फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए तो ये वाला कॉलम है। यानी कि आपके लिए देखिए 500 रुपये फीस ली जाएगी, महिलाओं से 250 और एक्स सर्विसमैन से 250।
लेकिन यदि आप फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं लगाएंगे तब आपके लिए ये चीज लगेगी। कब? कौन से विद्यार्थियों के लिए? जो हरियाणा के हैं, यानी कि आपको हजार हजार रुपए देने होंगे। महिला एक सर्विसमैन के लिए 500। लेकिन अब इसमें कहा गया कि यदि आप हरियाणा से बाहर किसी भी राज्य से हैं तो ऐसे में आपको, अगर आप आधार नंबर देते हैं तो आपके लिए ये फीस है, 500 रुपये देना होगा, कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन आधार कार्ड, अगर आप आधार नंबर नहीं लगाते हैं तो आपको इतना फीस देना पड़ेगा, 1000 रुपये। कब? जब आप हरियाणा से बाहर किसी भी राज्य से संबंध रखते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप इसका फॉर्म भर देंगे। तो ये इसका फी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें एग्जाम के तौर पर कितना परसेंटेज, कितना वेटेज होता है। यानी कि अब थोड़ी सी चीज जरूरी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी जो स्कोर होने वाला है, शैल इंक्लूड सीईटी मार्क्स एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यानी कि आप देख सकते हैं जो आपका टेस्ट होगा उसमें 95% का वेटेज जो रहने वाला है वो आपका टेस्ट का रहने वाला है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है 5% है। तो ओवरऑल अब ये 95% में जो आपका ये जो आने वाला है, जो सिलेबस आने वाला है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 75% में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 75% में जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश और हिंदी आएगा, रेलिवेंट एंड कंसर्न सब्जेक्ट। यानी अब देखिए, अब 25% में क्या आएगा? ये सारी चीजें जो है 25% में वो आपकी हरियाणा की देखने को मिलेंगी। हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट या कल्चरल, ये सारी चीजें जो वो हरियाणा की आएंगी 25% में। यानी कि आप ऐसे समझिएगा 100 नंबर का पेपर है तो 75 तो बाहर की चीजें आएंगी और सिर्फ 25 जो प्रश्न है वो आपके हरियाणा के आएंगे। इज दैट क्लियर? और जिनका जो पेपर का लेवल है वो 10वीं क्लास का रहने वाला है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आगे देखिएगा सिलेबस के बारे में कुछ मैं आपको वेटेज बता देता हूं, इसका कितना कितना वेटेज रहने वाला है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप देखिएगा द टेस्ट ऑफ इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिव ऑफ इंडिया एंड नेबरर कंट्रीज स्पेशली पार्टनिंग टू हिस्ट्री। यानी कि देखिए, हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इसमें इनसे जो प्रश्न आएंगे वो 15%। यानी इसका जो वेटेज रहेगा वो इन सब सब्जेक्ट का 15% रहेगा। जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, उसका जो वेटेज रहेगा वो 15% रहेगा। इसके बाद में देख सकते हैं आप रीजनिंग के यहाँ पर टॉपिक भी दे रखे हैं जिनमें आपका रीजनिंग का जो परसेंटेज है वो 10% वेटेज रहेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 15% वेटेज रहेगा। इसमें देखिएगा आपको सारे चैप्टर भी दे रखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको 10% वेटेज देखने को मिलेगा और हिंदी का आपको 10% वेटेज देखने को मिलेगा। ये आपके लिए टॉपिक है कि इन टॉपिक से जो है आपका पेपर बनने वाला है। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, इनमें से देख सकते हैं आप पूरा हरियाणा का इसमें दे रखा है। करंट अफेयर या फिर आपका लिटरेचर हो वो सब 25% में आएगा। तो आपको बहुत बेहतर ध्यान देना है 75% में। साथ ही आप हरियाणा की जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये सब आप पढ़ेंगे तो और भी आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, तो ये सब आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अब आपको इन डेट्स पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको जून में जो है इसका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद में इसका एग्जाम कब होगा और सिलेबस आपने देख ही लिया है, तो एग्जाम डेट क्या होगा वो तो इन फ्यूचर जैसे ही अपडेट आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से दे करके पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार सिलेबस को आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए मैं एक बार सिलेबस पर चलता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी का जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि साहब इंग्लिश का हम कैसे करेंगे। चलो हिंदी का तो हम कर लेंगे क्योंकि पुलिस में जो होता है हिंदी आता है, तो ओवरऑल विद्यार्थियों का हिंदी बेस्ट होता है। लेकिन देखो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। देखिए अगर आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो बहुत चीज़, देखो स्पॉट द एरर, मतलब बहुत बेसिक से सेंटेंस आते हैं, उनमें से गलती को फाइंड करना होता है। और ये सारी चीज़ें जब हो पाएंगी जब आप एक बार ग्रामर को पढ़ लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आराम से। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब भरने को होता है या फिर थर्ड फॉर्म लगाना होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हर पेपर में आते हैं। अगर आप कोई भी पेपर देते हैं और जिसमें इंग्लिश आती है तो उसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग्स को छांटना आपको आना चाहिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये हर जगह आते हैं और ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत बेसिक होता है, मतलब पढ़ेंगे तो भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को सही करना भी आना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस आनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आनी चाहिए जो कि आपने 10th में पढ़ा हुआ है। नरेशन ओके एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ टेंसेस, आपको टेंस आनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें वो है जो आपने 10th में पढ़ रखा है, तो अलग से इंग्लिश में कुछ नहीं है। तो इंग्लिश को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना रहे साहब, इंग्लिश जो है उसे हम कैसे कवर करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया 10% वेटेज है, ज़्यादा नहीं है।
लेकिन आपको और विद्यार्थियों से अलग कर देगी इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश को थोड़ा-सा बेसिक से आप पढ़ लीजिएगा। अभी देखो डेट तो नहीं आया इसका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखो हिंदी की बात करते हैं। आपको बेसिक पूरा पढ़ना है हिंदी। देखो, वर्ण आपको पता होना चाहिए, स्वर, व्यंजन, शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, ये सब देखो तत्सम, तद्भव, अलंकार, विकारी, अविकारी, पद या पदबंध कितने होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यों को शुद्ध करना, ब्राह्म चिन्ह, अनेक प्रकार के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब आप ये देख सकते हैं कि आपने पुलिस की तैयारी कर रखी है, तो ये सारी चीजें आपने देख रखी होंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लिए हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाली है, ठीक है? तो मैंने हिंदी और इंग्लिश को इसलिए इंग्लिश को बताया था ताकि आप परेशान ना रहें। तो आप इसका बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिएगा वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।